हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। ये सेट 1 का है। सेक्शन बी का बता रही हूँ मैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का। इसका सारा मैंने सॉल्व करा दिया है। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स और 55 नंबर तक सारा मैंने इसको सॉल्व करा दिया। आज 56 से बता रही हूँ आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, 4-4 मार्क्स का। 2 क्वेश्चन आपका होगा यानी 8 मार्क्स का। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आज मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको। बहुत ही अच्छे से आप ध्यान से सुनिए, देखिए और हो सके तो इसे नोट डाउन करते जाइए ताकि आप एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में आपको आसानी हो सके। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रही हूँ तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहे हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है मॉडल पेपर का सेट 1 का इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 56 है, अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन 2 सेक्टर्स मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। ये 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं इतने अच्छे से आपको समझा दूंगी ना कि आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप आपको ये वीडियो का जो मैं बोल रही हूँ सब याद आते जाएगा, एग्जाम में आप लिखते जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था का 2 क्षेत्रीय मॉडल जो है उसके बारे में आपसे पूछा गया है। इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, it is assumed that there are only 2 sectors in the economy. First one is firms and second one is household sector. यानी कि अर्थव्यवस्था में आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल में, जो आपका क्वेश्चन ने पूछा आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल की व्याख्या करें, तो अर्थव्यवस्था में आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल में यह मान लिया जाता है, अज्यूम कर लिया जाता है कि इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र है, 2 ही सेक्टर है। ठीक है, क्या क्या सेक्टर है? पहला उत्पादक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्म्स, है ना, और दूसरा है परिवार क्षेत्र या गृहस्थ क्षेत्र। दोनों एक ही चीज है, परिवार क्षेत्र कहिए या गृहस्थ क्षेत्र, दोनों का सेम मीनिंग है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था में आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल में यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 क्षेत्र है। कौन कौन से? उत्पादक क्षेत्र, फर्में, और परिवार क्षेत्र। ठीक है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर या फैमिली सेक्टर। इसके आगे आप लोग लिखना, इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल में। पहले तो मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था में आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल में यह मान लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र है। ठीक है, एक है उत्पादक क्षेत्र यानी फर्में और दूसरा है परिवार क्षेत्र यानी गृहस्थ क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद पॉइंट पॉइंट करके आप लिखिएगा, इजी रहेगा। आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल में, ऐसे हेडलाइन लिख के फिर फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग लिखेंगे इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट पॉइंट इज गृहस्थ क्षेत्र। अभी मैं हिंदी में समझा रही हूँ, आप लोग दोनों समझे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश वालों को मैं नोट्स भी बता रही हूँ इसके बाद। ठीक है, आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल में इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या क्या होता है ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है गृहस्थ क्षेत्र, यानी हाउस होल्ड जो सेक्टर होता है ना, वो फर्म को उत्पादन कार्य के लिए, प्रोडक्शन वर्क के लिए उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उपलब्ध कराती है। ठीक है, गृहस्थ क्षेत्र फर्म को उत्पादन कार्य के लिए उत्पादन के साधन उपलब्ध कराती है। अब उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं मैंने आपको पढ़ाया है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेक्चर्स में। भूमि, पूंजी, श्रम, साहस। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और एक क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप या फिर करेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के जो साधन है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन कार्य के लिए, प्रोडक्शन वर्क के लिए हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं, फैमिली सेक्टर, वो फर्म को उपलब्ध कराती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, बदले में जो फर्म होते हैं, फर्में गृहस्थ क्षेत्र को, फैमिली सेक्टर को पारिश्रमिक का भुगतान करती है। ठीक है, पारिश्रमिक माने कि गृहस्थ क्षेत्र जो उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ सोर्सेस
प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है, उसके बदले में फर्म है उनको क्या देती है, बदले में फर्म गृहस्थ क्षेत्र को पारिश्रमिक का भुगतान करती है, यानी उसके बदले में उसको इनकम मिलता है जो परिवार क्षेत्र के लिए आय होती है। ठीक है, पारिश्रमिक। दूसरा पॉइंट है बदले में फर्में गृहस्थ क्षेत्र को पारिश्रमिक का भुगतान करती है जो परिवार क्षेत्र के लिए आय होती है, वही उनका इनकम होता है। ठीक है, अब देखो फर्म से जो गृहस्थ क्षेत्र को, यानी फर्म से जो फैमिली सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर है, जो उनको आय मिलता है, इनकम प्राप्त होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस आय को परिवार क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति माने अपने जरूरत पूरा करने के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च कर देती है। जो उन लोगों को मिलता है फर्म से, फैक्ट्री से, मान लो हम लोग कहीं जॉब करेंगे तो वो जो फैक्ट्री है, फर्म है, वो क्या करेगा, इसके बदले में हम लोग काम करेंगे, इसके बदले में पैसा मिलेगा। ठीक है, तो फिर वो पैसा का क्या करते हैं हम लोग, वहां पे वस्तु एवं सेवाओं का पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग का जरूरत है उस पे हम लोग खर्च कर देते हैं। तो इसी प्रकार देखिए क्या होता है, जो परिवार क्षेत्र है, जो गृहस्थ क्षेत्र है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म से जो उनको आय मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जरूरत पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज पर उसको खर्च कर दे रही है अपनी आय को। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इस प्रकार आय फिर से उत्पादक क्षेत्र के पास पहुंच जाता है। तो उत्पादक क्षेत्र से ही मिला था इनकम, है ना, उत्पादक क्षेत्र से ही कमाती है हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन फिर क्या होता है, वो वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च करती है। तो इस प्रकार क्या होता है, फिर से उत्पादक क्षेत्र के पास ही वो पैसा पहुंच जाता है जो कमाती है उससे। इस प्रकार आय फिर से उत्पादक क्षेत्र के पास पहुंच जाती है। समझे यहाँ तक? देखो फिर क्या होता है, वो पैसा जब पहुंच जाता है फर्म के पास, उत्पादक क्षेत्र के पास, प्रोडक्शन सेक्टर के पास, तो फर्में फिर फर्में जो है, फर्म्स जो है, उत्पादक क्षेत्र, प्रोडक्शन सेक्टर, वो लोग क्या करता है, उत्पादन कार्य करता है, बिजनेस करता है ना, प्रोडक्शन का जो वर्क होता है वो करता है। तो जो गृहस्थ क्षेत्र खरीदता है उससे प्रोडक्शन, यानी कि वस्तु एवं सेवाएं खरीदने के लिए पैसा खर्च किया, तो फर्म क्या करता है, इसे फिर से, माने उस पैसे को फिर से उत्पादन कार्य में लगा देता है, प्रोडक्शन वर्क में, बिजनेस में लगा देता है, और परिवार क्षेत्र की साधनों के सेवाओं के बदले में पारिश्रमिक भुगतान करते हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो फिर से लगाएगा बिजनेस में तो उसको चाहिए हाउस होल्ड सेक्टर, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर क्यों चाहिए, उसको भूमि, पूंजी, श्रम, साहस चाहिए ना अपना प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए। तो ये सब कहाँ से मिलेगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनको कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हाउस होल्ड सेक्टर से। तो फिर से हाउस होल्ड सेक्टर से वो लोग ये सब लेते हैं और इसके बदले में पारिश्रमिक भुगतान करते हैं, यानी उनको पैसा देते हैं ना, पेमेंट देते हैं, जो परिवार क्षेत्र का आय होता है ना, जो लोग कमाएंगे तो वही उनका आय हुआ, इनकम हुआ, जिससे कि वे विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं पर फिर खर्च कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो परिवार क्षेत्र है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्मों से जो कमाती है, जो इनकम होता है उनको, वे फिर से उसको विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं पर फिर से खर्च कर देते हैं, और आय फिर से क्या होता है, उत्पादन क्षेत्र तक पहुंच जाता है। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट बताया आपको, इधर ऊपर जो 4 पॉइंट बताया मैंने आपको, वही मैं यहाँ पे फिर से रिपीट किया है कि फर्में इसे उत्पादन कार्य में लगा देती है, फिर परिवार क्षेत्र के साधनों की सेवाएं के बदले पारिश्रमिक भुगतान करते हैं, जो कि परिवार क्षेत्र का आय होता है, और जिसे वे विभिन्न वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। ठीक है, और आय फिर से उत्पादन क्षेत्र तक पहुंच जाता है। ये प्रक्रम जो है, ये स्टेप्स जो है, अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। ठीक है, चलता रहता है, सर्कुलर फ्लो है, तो ये चक्रीय प्रवाह गोल 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 ऐसे घूमते रहता है। तो द्विक्षेत्री है, तो द्विक्षेत्री में कौन कौन सा क्षेत्र आता है, उत्पादक क्षेत्र यानी फर्म्स, और परिवार क्षेत्र यानी फैमिली सेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में घूमते रहता है, यह प्रक्रम अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह का द्विक्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको एक डायग्राम के हेल्प से आपको समझाऊंगी। इससे पहले इंग्लिश मीडियम वाले लोग अपना नोट्स देख लीजिए। आंसर लिखेगा, इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, it is assumed that there are only 2 sectors in the economy. First one is firm and second one is household sector. ठीक है, इसके आगे आप लोग लिखेंगे इन 2 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स द फर्म
विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन वर्क। प्रोडक्शन वर्क के लिए जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म्स को क्या प्रोवाइड कराती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट लिखेगा इन रिटर्न, इसके बदले में द फर्म पेज रीम्यूनरेशन टू द हाउस होल्ड, है ना, हाउस होल्ड सेक्टर। तो इसके बदले में जो फर्म है वो हाउस होल्ड सेक्टर को रीम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक देता है, पेमेंट देता है, विच इज इनकम फॉर द फैमिली सेक्टर, जो कि फैमिली सेक्टर के लिए आय होता है, इनकम होता है। थर्ड पॉइंट है द फैमिली सेक्टर या फिर हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट इट्स नीड्स, यानी इस आय को जो फैमिली सेक्टर है वो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी जरूरत पूरा करने के लिए खर्च कर देती है। इन दिस वे, इस तरह से द इनकम अगेन रीचेज टू द इन दिस वे द इनकम अगेन रीचेज द प्रोडक्टिव सेक्टर। इस तरह से जो इनकम है वो फिर से प्रोडक्टिव सेक्टर पर के पास पहुंच जाती है। ठीक है, द फर्म देन एम्प्लॉयज इट फॉर प्रोडक्शन वर्क और बिजनेस। ठीक है, उसके बाद फर्म क्या करती है, इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन वर्क में करती है। ठीक है, एंड पेज remuneration for the services of family sector resources, which is the income of the family sector, which they again spend on various goods and services, and the income again reaches to the production sector। यानी कि जो फर्म है उस इनकम का उस पैसे का फिर से इस्तेमाल करता है, बिजनेस लगा देता है, बिजनेस में या प्रोडक्शन वर्क में लगा देता है और उनको भुगतान देता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन देता है, पेमेंट देता है, किसके लिए, वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है फैमिली सेक्टर रिसोर्सेज के लिए, उसके लिए पे करता है, तो जो कि इस फैमिली सेक्टर के लिए इनकम हो जाता है। ठीक है, जो वे फिर से स्पेंड कर देते हैं क्या चीज के लिए, अपना जरूरत पूरा करने के लिए, वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को लेने के लिए खर्च कर देते हैं। और ये जो पैसा है जो फैमिली सेक्टर ने कमाया था, इनकम था उनका, वो फिर से क्या होता है, प्रोडक्शन सेक्टर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस गोज ऑन इन द इकोनॉमी, ये जो प्रोसेस है वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है, उसको ग्राफ नहीं, ऐसे पिक्चर बनाया है, उसको मैं समझा रही हूँ। देखो जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर है, फैमिली सेक्टर है, ठीक है, गृहस्थ या परिवार क्षेत्र, दोनों एक ही मीनिंग वर्ड है, वन मीनिंग वर्ड है। ठीक है, और सेम मीनिंग वर्ड है ये, और फर्में होती है, क्योंकि हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि द्विक्षेत्रीय मॉडल में, टू सेक्टर मॉडल में दो ही होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स। ठीक है, तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है, अब देखो हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स के बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने आपको आंसर में समझाया था कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है, फैमिली सेक्टर, वो फर्म्स को क्या देती है, उत्पादन के साधन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर करेज एंड वेल्थ। ओके, तो ये सब इसको प्रोवाइड कराती है फर्म को। तो फिर क्या करती है फर्म, ये सब की सहायता से क्या करता है, इनके कंट्रीब्यूशन से, योगदान से प्रोडक्शन करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, और जब ये उत्पादन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज क्या करेगा, पूरा तो इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो उसको सेल करता है। तो जब सेल करता है तो क्या होता है, जो गृहस्थ है ना, सेल करता है, तो उत्पादन के साधन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हाउस होल्ड सेक्टर या फैमिली सेक्टर फर्म्स को प्रोवाइड करती है, उपलब्ध कराती है। ठीक है, फर्म जो है इनका इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है, और क्या करता है, इनको जो उत्पादन के साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो फैमिली सेक्टर इनको दे रही है फर्म्स को, इसके बदले में, ठीक है, रिम्यूनरेशन देता है, पारिश्रमिक देता है, पेमेंट किसको देता है, फर्म देता है फैमिली सेक्टर को, हाउस होल्ड सेक्टर को। ठीक है, फिर ये जो पारिश्रमिक मिल रहा है, ये इनके लिए क्या हो जाता है, इनकम। ठीक है, इनको इनकम जैसे मिलता है परिवार क्षेत्र को, तो इनकम जैसे ही मिलता है तो क्या कहता है, वो अपना जरूरत पूरा करने के लिए उस अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमी से गुड्स एंड सर्विसेज पर, वस्तु एवं सेवा पर खर्च कर देता है। स्पेंड्स क्या करता है, स्पेंड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये फिर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म्स को पैसे देकर कुछ अपना जरूरत का सामान जो है सब खरीद लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो इनका इनकम था, इससे प्राप्त हुआ था, फर्म से जो इनको इनकम मिला था, वो क्या करता है, वो सारा इनकम इसमें खर्च करके अपना जो जरूरत का सामान है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवा, इससे खरीद लेता है। तो इनका जो पैसा था फिर से फर्म के पास चल गया, है ना, तो फर्म के पास चल गया,
तो फर्म फिर से प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, इनको उत्पादन का साधन चाहिए। तो फिर ये क्या देते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देते हैं तो इनको फिर से क्या मिलता है, रिम्यूनरेशन मिलता है, यानी उनको पारिश्रमिक मिलता है, पैसा मिलता है, इनकम। फिर ये अपने इनकम को क्या करते हैं, फिर इस पर खर्च, इनकम अपना खर्च करके जो भी सामान का जरूरत है, गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तु एवं सेवा का, वो फर्म से खरीदती, तो फिर ये पैसा फर्म के पास चले जाता है। ऐसे करके ये ऐसे चलते ही रहता है, ये सर्कुलर फ्लो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ इनकम, ठीक है, क्योंकि ये हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज दिस एंड दिस इज द सेकेंड वन, तो इन दोनों के बीच में हो रहा है, तो ये हो गया टू सेक्टर मॉडल। 3 सेक्टर भी होता है, 4 सेक्टर भी होता है, ये आपको भी नहीं पढ़ना है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। क्लियर है? अगर समझ में आया अच्छे से तो कमेंट करके बताना, ठीक है। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, यानी 56 नंबर क्वेश्चन है, सेक्शन बी मैक्रो इकोनॉमिक्स का 56 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी 56 मैंने करा दिया था, फिर से वही लगा दिया था। 57 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के कार्यों की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 4 मार्क्स का है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का, अगर आप 4 पॉइंट लिख के उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे तो इतना काफी है, ठीक है। मैं बहुत सारा बता रही हूँ, उसमें से जो आपको इजी लगे वो याद रखना। तो इसका आंसर है द फंक्शन ऑफ करेंसी आर फॉलोज, आर एज फॉलोज। मुद्रा के कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट वन इज, पहला है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को, मुद्रा जो है, करेंसी जो है, वो विनिमय का माध्यम होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे होता है, मुद्रा में यानी वो जो क्या बोलते हैं, करेंसी में क्या होता है, करेंसी में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, जिसके कारण लेन देन में सामान्य स्वीकृति यानी जनरल एक्सेप्ट करने का एक गुण होता है, जिसके कारण लेन देन के सभी पक्ष, जो भी पक्ष है लेन देन करने वाले, इसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अतः वस्तु विनिमय में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है मुद्रा की वजह से, क्योंकि सभी इसे इजिली ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। अब देखो मुद्रा का कार्य जो है, फंक्शन ऑफ करेंसी, इसका सेकंड पॉइंट है मूल्य का मापक, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मुद्रा जो है मापन की इकाई, यूनिट ऑफ अकाउंट का कार्य करती है, यूनिट ऑफ अकाउंट का कार्य करती है, जिसे जिस प्रकार दूरी को, डिस्टेंस को किलोमीटर में, वजन को किलोग्राम में और तापमान यानी टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा जाता है, उसी तरह वस्तुओं के मूल्य को यानी प्राइस ऑफ गुड्स को मुद्रा में मापा जाता है, ठीक है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य के मापक का कार्य करती है। मनी वर्क्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट है भावी भुगतान का माध्यम, मीडियम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। वर्तमान समय में यानी आजकल साख या उधार का बहुत ही महत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उधार लेन देन का काम मनी के थ्रू ही किया जाता है, मुद्रा के द्वारा ही किया जाता है, और उधार ली गई वस्तु यानी गुड्स के मूल्यों का, वैल्यू प्राइस का जो भुगतान है, पेमेंट है, फ्यूचर में करना पड़ता है। इसके लिए मनी जो है, मुद्रा, वो सबसे उपयुक्त साधन है, सबसे सही साधन है। इसके कारण ये है कि इसका उपयुक्त साधन होने का कारण यह है कि मुद्रा के मूल्य में यानी वैल्यू ऑफ मनी में अत्यधिक परिवर्तन यानी कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। मुद्रा में टिकाऊपन का गुण होता है, टिकाऊ होता है मुद्रा, यानी मनी जो है वो टिकाऊ होता है। और मुद्रा मनी सर्वग्राह्य होता है, यानी सब कोई इसको ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है मूल्य का संचय, स्टोर ऑफ वैल्यू। मुद्रा मूल्य या क्रय शक्ति, परचेस पावर के संचय में यानी स्टोर के साधन का कार्य करती है, सोर्स ऑफ स्टोर का काम करती है मुद्रा की क्रय शक्ति, ठीक है। मुद्रा में क्रय शक्ति होती है यानी खरीदने की शक्ति होती है, परचेस पावर होती है, जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू का साधन का कार्य करती है, ठीक है, जिसको अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण संभव हो पाता है, ठीक है। यानी कि पूंजी जो होता है, वेल्थ, उसको हम लोग निर्माण संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्रिया जो होती है, प्रोसेस जो होती है, एक्टिविटीज जो होती है, उसको तेजी गति से आगे बढ़ाया जा सकता है मुद्रा की सहायता से।
अब देखो फिफ्थ पॉइंट है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा की सहायता से यानी विद द हेल्प ऑफ मनी, मुद्रा की सहायता से मूल्य हस्तांतरण संभव है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो है वो पॉसिबल हो जाता है। स्थानांतरणशील या गैर स्थानांतरणशील वस्तुओं का यानी किसी चीज को इधर उधर ले जा सके या नहीं ले जा सके का खरीद बिक्री जो होता है, क्रय विक्रय भी मुद्रा की सहायता से किया जा सकता है। अन्य शब्दों में अगर कहे तो इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति के पास जो उपलब्ध अचल संपत्ति मुद्रा की सहायता से सरलता पूर्वक आसानी से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है, यानी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके अलावा मुद्रा की सहायता से विद द हेल्प ऑफ मनी वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी जो गुड्स है उसका खरीद बिक्री एक स्थान पर करके, एक जगह पे करके इस मुद्रा से दूसरा जगह पर जाकर यानी दूसरे स्थान पर जाकर वस्तुएं एवं सेवाओं का फिर से खरीद बिक्री किया जा सकता है। ठीक है, क्रय विक्रय किया जा सकता है। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट है साख का आधार, बेसिक ऑफ क्रेडिट्स। अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाओं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का विकास, डेवलपमेंट पूर्ण रूप से साख की गति पर निर्भर करता है। ठीक है, साख की क्रेडिट की मोशन पे डिपेंड करता है और साख प्रणाली जो होती है क्रेडिट सिस्टम मुद्रा पर निर्भर करती है, मनी पर निर्भर करती है। क्रेडिट सिस्टम डिपेंड्स ऑन मनी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करके यानी जो मनी है उसका क्वांटिटी में चेंज करके साख की पूर्ति, सप्लाई ऑफ क्रेडिट में वृद्धि, इंक्रीमेंट या कमी, डिक्रीमेंट की जा सकती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट है सेवेंथ नंबर, तरलता, लिक्विडिटी। मुद्रा एक तरल संपत्ति है, मनी इज अ लिक्विड वेल्थ। ठीक है, मुद्रा जो है एक तरल संपत्ति है जिससे किसी भी समय किसी भी स्थान, परिस्थिति में, ठीक है, सिचुएशन में, किसी भी देश यानी कंट्री में एवं व्यक्ति के साथ लेन देन का कार्य किया जा सकता है। देखो एट्थ पॉइंट है मुद्रा के कार्य का, फंक्शन ऑफ करेंसी का, शोधन क्षमता की गारंटी, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, मुद्रा जो है मनी, इसके द्वारा एक व्यक्ति और एक फर्म को ऋण भुगतान, है ना, यानी कि जो लोन होता है उसका पेमेंट सॉल्वेंसी करने की क्षमता या शोधन क्षमता प्राप्त होती है। ठीक है, सॉल्वेंसी का जो पावर है वो मिला होता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक मात्रा में मुद्रा होगी यानी जिस व्यक्ति के पास जितना अधिक मनी होगा, पैसा होगा, उस व्यक्ति या फर्म की शोधन क्षमता यानी गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी जो है उसका पावर, उसका शक्ति अधिक माना जाता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। मुद्रा यानी मनी के द्वारा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, वितरण में बहुत ही सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय जो होती है, नेशनल इनकम, उसको आसानी से उत्पादन के विभिन्न साधनों, ठीक है, वेरियस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में वेतन, मजदूरी, लगान व किराया, रेंट, वेजेस, पेमेंट, ये सब जो होता है, ब्याज, इंटरेस्ट, लाभ, साधनाएं यानी प्रॉफिट के रूप में मुद्रा के द्वारा वितरित किया जाता है। ठीक है, मुद्रा के रूप में वितरित किया जाता है यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्लियर है? सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा एंड कमेंट करिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।